हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। रासायनिक बलगति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि रासायनिक बलगति से आईआईटी, जेईई, नीट और किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ या कंपटीशन, नीट, जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप ऐसे पर्पज से पढ़िए कि मैं आगे 12th के बाद आईआईटी या जेई की परीक्षा देना है। यदि आप 12th में साइंस लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपका पर्पज है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का। ठीक, तो आप 12th के साथ साथ इसकी तैयारी करते चलेंगे। जैसे आपका 12th खत्म हो और तुरंत आप कंपटीशन का परीक्षा दें और तुरंत आपको कॉलेज मिल जाए, यानी आपको गैप ना करना पड़े। जब आप गैप करेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर आपको पैसा लगेगा, कहीं आप कोचिंग करेंगे, तो इससे अच्छा है कि अभी से पढ़ें। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। मैंने भी कई बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया है और आईआईटी की भी तैयारी की है। ठीक है, यदि 12 में इतना मेहनत करता मुझे आईआईटी की तैयारी ना करना पड़ता। तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं उनको बताऊंगा मैं, और उसके साथ साथ मैं आपको यही बताता चलूंगा कि किसे आपको नोट करना है कि आगे कंपटीशन के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक बलगति की परिभाषा। रासायनिक बलगति क्या होती है? ठीक, रासायनिक बलगति से आप क्या समझते हैं? आइए हम लोग समझते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण तथा उस पर भौतिक कारकों के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया कितनी फास्ट होती है, कितनी मंद होती है, यानी कितनी तेज अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में हम सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं, तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिलाते हैं वैसे हमें सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तो अलग मिलता है, लेकिन हमको जो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप है ये बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसी सिल्वर नाइट्रेट को अगर दूसरे विलयन में डालते हैं, मान लो पानी में डाल दिया, किसी और में डाल दिया, ठीक है, तो वहां पर इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जैसे हम सोडियम क्लोराइड में डालते हैं इससे बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, और भी अगर कहीं पर सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है दूसरे में तो वो धीमा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत फास्ट होता है। और भौतिक कारकों का परिवर्तन, भौतिक कारक मतलब होता है ताप, दाब। जैसे मान लीजिए अगर आप पानी उबालते हैं, ठीक है, उसको प्रेशर में बंद करके उबालिए तो जल्दी, प्रेशर कुकर में आप बंद करके उबालिए तो जल्दी, यानी उसको आप दाब दे रहे हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन आपको खुले में गर्माइए तो बहुत कम। ठीक है, ताप का मतलब होता है यदि आप 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हैं तो थोड़ा धीरे गर्म होगा, यदि आपको और 100 सेल्सियस पर गर्म करेंगे बहुत जल्दी गर्म होगा। तो ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी उस पर ताप, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक बलगति से हम क्या सीखने वाले हैं। रासायनिक बलगति हम सीखने वाले हैं कि जब कोई अभिक्रिया हम करते हैं तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर ताप और दाब के कारण अभिक्रिया कितनी फास्ट होती है और कितनी मंद होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो 12th के लिए मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, शुरुआत से ही सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016, 2017, 2018, 20, 21, 22, 23 यानी प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप 10 से 15 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। ठीक, तो इसका हम डेफिनेशन बताएंगे, इसका डेरिवेशन कराएंगे, फिर एग्जाम्पल कराएंगे कि अभिक्रिया के वेग, यानी वही आप पूरा नोट कर लेना और जाके वहां पर छाप देना बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग सीखते हैं। इसकी परिभाषा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई अभिकारक हम लेते हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट हमने लिया किसी का, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है NaCl। ठीक है, वह दर मतलब होता है वो समय, आपको वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थों का, ये अभिकारक पदार्थ है। ठीक है, इस एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और इधर वाले को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है,
अभिकारक पदार्थों का सांद्रण में परिवर्तन होता है, यानी जो अभिकारक हैं प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और वो परिवर्तित होने में कितना समय लगता है, वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने मैथ में ही पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, हमने पढ़ा है कि कितने समय में, ठीक है, यानी इस समय कितने समय में, ठीक है, कोई कार कितना दूरी अचीव करती है। जैसे मान लीजिए कि x दूरी अचीव करती है, समय लगता है t, तो उसका वेग हो जाता है यानी चाल हो जाता है v। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है कि कितने समय में ये कोई अभिकारक यानी कोई आपका इधर का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से और इसके डेरिवेशन से समझते हैं। इसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन है कि अभिक्रिया का वेग, रिलेशन समझ लो या फार्मूला समझ लो कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक का परिवर्तित सांद्रण, ठीक है, ये परिवर्तित सांद्रण अपन लिया गया समय या प्रयुक्त समय, यानी कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, हमेशा काम आएगा, चाहे कंपटीशन में चाहे आपको बोर्ड परीक्षा में, प्रयुक्त समय, ठीक है। और इसका एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, वैसे इसका भी मात्रक होता है, ठीक है। ये होता है मोल, और मोल का मात्रक होता है मोल लीटर, और समय का समय, तो इसका मात्रक जो होगा मोल लीटर इनवर्स, ये समय है, समय भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, जैसे पॉलिटेक्निक, ठीक है, छोटी कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि इसका मोल क्या होगा। अब चलते हैं फिर हम अभिक्रिया के वेग पर। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए से बी में परिवर्तित हो रही है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा dv अपान dt, ठीक है। इनका मतलब क्या है, अभिकारक का परिवर्तित सांद्रण। मान लीजिए ये b यानी db मतलब होता है बहुत छोटा सा परिवर्तन हुआ, dt मतलब बहुत छोटे से समय में। तो वेग हमेशा याद रखना होता है, ये अभिकारक है और ये है प्रोडक्ट इसका, ठीक है। और इसी dB को आप कहेंगे ये परिवर्तित सांद्रण है, परिवर्तित सांद्रण अपान प्रयुक्त समय, ये अभिक्रिया का वेग कहलाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं, मान लीजिए अभिक्रिया बहुत छोटी से समय अंतराल में हो रही है, ठीक है। यदि सूक्ष्म समय अंतराल, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से बस देखते जाइए मैं क्या क्या लिख रहा हूं। यदि सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक के dx मोल, ठीक है, अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित हो तो अभिक्रिया का वेग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि सूक्ष्म समय अंतराल बहुत थोड़े से समय में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। हमने कहा एरो के राइट साइड उत्पाद होता है यानी प्रोडक्ट होता है, इधर अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट होता है, ठीक है। थोड़े से समय अंतराल में dx मोल परिवर्तित हो रहा है, तो हमने इस रिलेशन में बताया था कि अभिकारक का परिवर्तित सांद्रण,
ठीक है, जितना परिवर्तित होता है उसको ऊपर लिखना है और नीचे समय लिखना है, वही अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। तो इसका मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है, dx मोल का परिवर्तन हो रहा है। कितने समय में हो रहा है, तो dt समय में हो रहा है। इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा सा मोल बहुत थोड़े से समय में परिवर्तन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया का वेग है। लेकिन ये कह रहे हैं उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, तो dx अपान dt ये प्लस में लिखा जाएगा। अच्छा बताओ, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो रिएक्टेंट यानी अभिकारक का कुछ उत्पाद में परिवर्तन होता है। तो जब उत्पाद बनता है तो ये चीज़ बढ़ती जाती है और ये चीज़ घटती जाती है, ठीक है। तो उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग प्लस में होगा और अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग माइनस होगा, यानी ये घटेगा। और किस दर से घटेगा, आइए इसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। यदि सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक के बहुत कम यानी dc मोल घटते हैं। कितना घट रहा है, बहुत कम dc मोल घटते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग होगा माइनस डी अपान dt। जो परिवर्तन होगा सांद्रता का हमेशा उसको ऊपर लिखना, यानी अभिकारक है और अभिकारक जो है घट रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस, और प्रोडक्ट है यहाँ पर यानी उत्पाद में परिवर्तन होता है तो प्लस लिखा गया dx अपान dt, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया है कि कोई अभिक्रिया A से B में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा और उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा। आप समझ गए होंगे कि क्या लिखने वाला हूं। अभिकारक के सापेक्ष जो इसका वेग होगा, अभिकारक के बोल रहा हूं, तो आप कहोगे अभिकारक के सापेक्ष अभिकारक क्या है, A है, तो ये हो जाएगा माइनस dA अपान dt। हमेशा इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये क्या सांद्रण है, ठीक है। अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग जो होगा माइनस डी अपान dt। अगर हम कहें नहीं उत्पाद के सापेक्ष जो वेग होगा, तो आप कहोगे कि ये होगा dB अपान dt। इसे आप प्लस में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उत्पाद हमेशा बढ़ता है। और कोई चीज़ मान ली मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती को आप जलाएंगे धीरे धीरे मोमबत्ती घटती जाएगी, यानी वो कम हो रहा है, ठीक है। और उसको लिक्विड में जो परिवर्तन हो रहा है, मोमबत्ती घटती है तो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, इसका मतलब वो उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है उसका। जहां dA जो है वो है अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, और जो dB है वो उत्पाद का सांद्रण है, उत्पाद का सांद्रण, ठीक। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से अभिक्रिया का वेग समझेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 2NH3, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हमें NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमें इसका अभिक्रिया का वेग लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग जितने भी प्रोडक्ट और अभिकारक होते हैं सबके सापेक्ष सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम N2 के सापेक्ष कहें अभिक्रिया का वेग, N2 के सापेक्ष वेग या अभिक्रिया का वेग बात एक ही है। अच्छा बताओ N2 क्या है, अभिकारक है उत्पाद, तो अभिकारक है तो पहली बात तो ये माइनस में होगा, तो माइनस लिख लेना D। और ये क्या है, एक सांद्रण है, तो इसको ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में N2
और नीचे समय लिख लेना आप dt। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर H2 के बारे में कहें, सॉरी ये H है, H2 के सापेक्ष वेग बताओ, H2 भी अभिकारक है, इसका मतलब ये H2 भी घट रहा होगा, तभी तो ये अमोनिया में परिवर्तित हो रहा है। इधर घटेगा तो इधर जाके बढ़ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि H2 के साथ जितना भी इसका जो ये कोफिशिएंट है 3, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं इसे 3, ये नीचे आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसे 1/3 में लिखना है। ठीक है, डी और ब्रैकेट में आपको H2 ही लिखना है। H2 के साथ आपको 3, 4 जितना भी रहेगा ये सब नहीं लिखना, स्टोइचोमेट्रिक गुणांकों में से नीचे लिखना है आपको, /dt ये हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट यानी उत्पाद की बात करते हैं, यानी NH3 के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग की बात करते हैं, NH3 के सापेक्ष वेग, तो बताओ ये प्लस में होगा कि माइनस में? NH3 बताओ बढ़ रहा है घट रहा है? क्योंकि NH3 बन रहा है इन दोनों के योग से, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस में होगा। अब देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक क्या है, 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/2। ठीक है, और NH3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और D हमेशा लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब बहुत छोटा सा सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, dNH3/dt। बताओ कितना सिंपल है। ऐसे आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इस अभिक्रिया का वेग बताओ। ठीक है, तो अब अभिक्रिया का वेग बता देना। ठीक, कंपटीशन में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि NH3 का अभिक्रिया का वेग कहीं पर +1/2, कहीं पर माइनस लिख देगा, कहीं पर कुछ और लिख देगा, लेकिन आपको पता है कि अगर 2NH3 है तो 2 में 1/2 आ जाएगा और dNH3/dt लिख देना। अगर एक एग्जाम्पल हम और दें कि A+2B, ठीक है, ये C में परिवर्तित हो रहा है, तो इन तीनों का अभिक्रिया का वेग बताओ। तो आप कहोगे कि A का अभिक्रिया का वेग, A के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा वो आप कहोगे कि -dA/dt। ठीक है, और अगर B के लिए कहेंगे अभिक्रिया का वेग तो आप कहोगे -1/2 dB/dt, और C के लिए कहोगे कि ये प्लस में होगा। ठीक है, DC ये ब्रैकेट में रखना /dt। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपको कोई भी अभिक्रिया दे दिया जाएगा, आप अभिक्रिया का वेग निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीज कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। ऐसे आपको कोई अभिक्रिया बड़ी से बड़ी दे दिया जाएगा तो इसमें ऐसे बता दिया जाएगा कि इसमें अभिक्रिया, ये ऑप्शन 1 में रहेगा, ऐसे 3 चीज दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 3 नंबर रहेंगे, जैसे A+2BC, ठीक है, यानी 2 रिएक्टेंट रहेंगे, 1 प्रोडक्ट, तो इसे 3 नंबर रहेगा। अगर 4 यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट और बन जाएगा तो 4 यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। किसी में माइनस बदल देगा, किसी में प्लस बदल देगा, किसी में 2 ऊपर रहेगा, इससे ना आपको, लेकिन आपको कंसेप्ट पता चल गया कि कैसे आपको निकालना है। बस आप कोई भी अभिक्रिया का वेग हो निकाल लेंगे आप। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और कंपटीशन के लिए भी बताऊंगा।